मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, यानी मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। हम देख सकते हैं भाग 3, भाग कौन सा है? 3, भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35। अब आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला मौलिक अधिकार है, तो हम आपको एक बार बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे आ है आ से अधिकार, तो आ से अमेरिका, कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। तो मौलिक अधिकारों की संख्या भारतीय संविधान में कितनी है? वर्तमान में 6 है। 6 मौलिक अधिकार हैं, हम देख सकते हैं। अभी हम लोग बताते हैं आपको। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार। चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं। आप देख रहे हैं समता या समानता का, कई जगह समता का अधिकार लिखा है, कहीं समानता का लिखा है, दोनों एक ही चीज है, समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद कहाँ से है? ये अनुच्छेद 14 से कहाँ तक है? 18 तक है। तो इसमें क्या है? देखिए समानता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 14 में क्या देख सकते हैं? अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। देश के सभी नागरिक, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, कानून के समक्ष समान है, कानून की नजर है वो सभी समान है। ये है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। ठीक। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 15 है। 15 में क्या है? 15 में है भेदभाव निषेध। किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी लोग समान है। तो क्या है? जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म स्थान, तो क्या है? अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में क्या है? हम देखते हैं अवसर की समानता। क्या है? अवसर की समानता। अवसर की समानता। इसमें क्या है? राज्य, यानी राज्य का मतलब देश में जो भी नागरिकों के विकास के लिए जितनी भी सर्विस, एक छोटी सी नौकरी से लेकर बड़ी तक अप्लाई होंगे, यहाँ देश के सभी नागरिक उसमें आवेदन कर सकते हैं और नौकरी पाने के लिए आप परीक्षा से उसमें सेलेक्ट हो सके। तो सभी लोगों को समान अवसर दिए गए हैं अनुच्छेद 16 में। अवसर की समानता हो गई। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता क्या है? स्पर्श न करना, किसी को छूना ही, छुआछूत एक भयंकर बीमारी थी, पूरे देश में बहुत बड़ी बीमारी थी। आज शिक्षा से धीरे धीरे वो लागू खत्म हो रही, लेकिन कहीं ये थोड़ा सा और देखने को मिलता है, ये एक विसंगति है। लेकिन अस्पृश्यता ये छुआछूत। तो छुआछूत, यदि कोई व्यक्ति छुआछूत मानता है, कोई व्यक्ति क्या मानता है? छुआछूत मानता है, तो अनुच्छेद 17, कौन सा अनुच्छेद है? 17 के तहत उसे दंडित किया जाएगा, उसे सजा का प्रावधान है। कोई किसी व्यक्ति से जाति के आधार पर छुआछूत नहीं मान सकता है। अब क्या है? अनुच्छेद 18 है। आप देख रहे हैं अनुच्छेद 18 है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत, जिसमें उपाधियों का अंत, इसका सीधा सीधा अर्थ है हम किसी भी प्रकार की बाहरी देशों से उपाधि नहीं ले सकते हैं। सिर्फ भारत के जो हमारी सेना की उपाधि है, जो सेना की और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्मश्री और भी है। तो हमारे देश के जितने भी सम्मान हैं उनको हम ले सकते हैं। लेकिन विदेशों को ही सम्मान लेते हैं तो हमें देश की अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले क्या है? अंग्रेजी शासन काल में
उपाधि क्या दी जाती है? सर की उपाधि। राय बहादुर, कौन सी? राय बहादुर। तो ऐसी उपाधियां दी जाती थी, तो वे उपाधियों को मनाही की गई कि हम उपाधियों का अंत है इसमें, अनुच्छेद 18 में हम किसी प्रकार की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब पहला समानता का अधिकार हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। देखिए समानता का दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हम इसको अब यहाँ आपको बताते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता दी है? तो नंबर 1 इसमें क्या है? विचार अभिव्यक्ति। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपने विचार किसी भी मंच से या कहीं सामाजिक संगठन या किसी के द्वारा अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरी बात क्या है? भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने की क्षमता। तो 4-5 तरह की स्वतंत्रता है। एक तो विचार की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, आने जाने की स्वतंत्रता हो गई, भारत में कहीं भी आने और जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। और क्या है? बसने की स्वतंत्रता। हम भारत के किसी भी हिस्से में जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ हम रह सकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। बसने की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ये क्या है? शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यदि हम कहीं पर कोई मीटिंग करते हैं तो शांतिपूर्ण मीटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हथियारों से लैस, लाठी डंडों से लैस होकर आ गए और रही साहब सभा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इससे किसी भी स्थिति अप्रिय स्थिति बन सकती है, किसी कारणवश किसी विवाद हो जाए तो घटना घट सकती है। इसलिए शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, किसी भी संगठन को बना सकते हैं। तो इतनी सुविधा हमारे सुविधा हमको है। विचार व्यक्त कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कहीं बच सकते हैं और संगठन बना सकते हैं और संगठन को चला सकते हैं। इसके अलावा हम आगे आपको बताते हैं। तीसरा हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 2 हमारे हो गए अधिकार। तीसरा हमारे का अधिकार है शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार देख सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध क्या है? इसमें कोई किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। नंबर 1 देखते हैं, क्या देखते हैं? बाल श्रम पर रोक। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या जोखिम भरे जैसे कोयला खदान या कहीं भी जो भारी भरकम मेहनत का हो उसे नहीं कर सकते। तो बाल श्रम पर रोक इसीलिए कौन से है? बाल श्रम, बाल श्रम कितने? 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 14 साल, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी कारखाने या करना, ठीक है। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि देह व्यापार का अंत, यानी मानव तस्करी नहीं कर सकते। ना तो मानव को बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। जैसे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, पहले क्या किसी समय कुछ लोगों को गरीब गुरबा है उनको दे दिया 50,000 उसको आपको दे रहा हूँ, आप कुछ भी करवा सकते हैं, से चाहे फैक्ट्री में काम कराइए, घर का काम कराइए, तो ये भी नहीं। मानव तस्करी का अंत, मानव तस्करी का अंत हो गया, ठीक। मानव तस्करी। तीसरा हम और कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बेगारी प्रथा का। कौन सी है? बेगारी प्रथा का अंत। हम किसी भी व्यक्ति से जबरन काम नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप काम करिए हम पैसा भी देंगे, ऐसा नहीं।
यदि उसकी इच्छा है तो वो काम कर सकता है, और नहीं है तो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हम उसे दादागिरी बता दी, नहीं आपको काम करना है, हमारे यहाँ काम करें, हम पैसा भी देंगे, मारपीट करना ही चले। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत ये हमारी रक्षा करता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कि हम बेगारी नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती बेगारी नहीं कर सकता। बाल श्रम हो गया इसमें शोषण के विरुद्ध में, मानव तस्करी पर रोक लग गई, और बेगारी। चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या है? चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्मों को एक दृष्टि देगी, समान नजर से देगी। कोई भी व्यक्ति देश का किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मान सकता है। अब इसमें क्या सुनता है? उसको पूजा उपासना की सुनता है, किसी भी धर्म को मानी सुनता है, उसका अनुसरण कर सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, ठीक, और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कमेटी बना सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, धार्मिक स्थल बना सकता है। और जितने भी भारत में अल्पसंख्यक धर्म है, जो धर्म के आधार पर इनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक का मतलब सीधा सीधा अल्प, ये थोड़े, जैसे सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, जितने भी छोटे धर्म हैं, बहुसंख्यक सब यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म है, तो सनातन धर्म है, बहुसंख्यक इनको मानने वाले बहुत काफ़ी मात्रा में है, लेकिन जो संख्या में कम है वो अल्पसंख्यक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कोई भी अपनी इच्छा अनुसार धर्म मान सकता है, उस धर्म की प्रचार प्रसार कर सकता है, उस धर्म को अपने धर्म को चलाने के लिए धार्मिक स्थल बना सकता है, और उसको चलाने के लिए प्रबंधन कर सकता है। सिर्फ उसकी इच्छा है। हम सब ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस धर्म को मानिए, नहीं आप ये नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जबरन धार्मिक धर्मांतरण नहीं कर सकता है कि आप आपके धर्म को मानिए। ऐसा कोई मामला आता है तो वो दंडनीय है, और उसको उस सजा का पात्र बन सकता है। पांचवा क्या है? पांचवा हम देखते हैं, आपको यहाँ पर लेते हैं, थोड़े नीचे हो जाएगा। और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। थोड़ा यहाँ जाएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार आप देख रहे हैं, ये पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा। व्यक्ति सरकारी स्कूल हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक। शिक्षा से कोई मना नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका मौलिक अधिकार है, शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। गरीब हो, अमीर हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का, कोई मतलब नहीं। देश की नज़र में, संविधान की नज़र में सभी नागरिक समान है, और उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब इसमें क्या है, हम देख सकते हैं कि इसमें संस्कृति बनी हुई है, संस्कृति का अधिकार। तो संस्कृति क्या है? अपने कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति अपना सकता है। उसका खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, बोलचाल है, तो अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है और उसको मान सकता है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए वो उसका प्रबंधन कर सकता है, उसको बढ़ाने के लिए अपने सारे उपाय कर सकता है। तो आपने ये देख लिया, शिक्षा कोई भी शासकीय मान्यता प्राप्त या सरकारी विद्यालयों में वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो मौलिक अधिकार क्या होगा? समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार दोनों एक हैं। समता का अधिकार लिख के आता है कभी, और कभी समानता का भी। अगर दोनों मैंने बता दिया आपको कि समता या समानता का अधिकार। दूसरा कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। 14 साल के कम बच्चों को जोखिम भरा काम नहीं करा सकता है। फैक्ट्री या कोई कोयला खान या कोई जोखिम भरा बाहर काम कर सकता है, ठीक। मानव तस्करी रोक हो गई, बेगारी प्रथा का अंत हो गया। किसी प्रकार की कोई बेगारी जबरदस्ती शुरू नहीं कर सकता, जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, ये शोषण नहीं कर सकता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म मान सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, धार्मिक स्थल बना सकता है, और धार्मिक स्थल को ही करने के लिए उसका प्रबंधन भी कर सकता है। अब हम इसमें देखते हैं
कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है जी अपना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा की बात हो गई, कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शासकीय विद्यालय हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और संस्कृति, अपनी संस्कृति अपना सकता है। संस्कृति में क्या है, अपना रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, बोलचाल, भाषा, वो अपनी संस्कृति है। वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए वो अपनी संस्कृति को संजोए रह सकता है, उसको अपने कुनबे या समुदाय में उसको बराबर संरक्षित कर सकता है। अब आखिरी मौलिक अधिकार 5 हमारे हो गए। आखिरी मौलिक अधिकार हमारा है शिक्षा एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? यदि हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6। जब हमारा संविधान बना, हमारे संविधान निर्माताओं ने 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? 7वां था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है। अब क्या है, इस संपत्ति के अधिकार को 7वें मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। कब इसको खत्म कर दिया गया है? कब हटा दिया गया है? तो इसको हटा दिया 44वें संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किया गया। कब? संविधान में। कौन सा संशोधन? 44वीं का वर्ष। कौन सी वर्ष में? 1978। सीधा है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया है। अब ये एक कानूनी अधिकार बन गया है। कोई भी व्यक्ति यदि संपत्ति रखता है तो उसे टैक्स देना होगा। क्या देना होगा? टैक्स। और छठवां मैंने आपको बताया है, छठवां क्या है? छठवां आप देख सकते हैं। तो छठवां मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है, हमारे ऊपर से 5 मौलिक अधिकार। कितने? ऊपर से 5 जो मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 5। इनकी रक्षा करने के लिए इसमें उपचार है, इलाज है इसमें। यदि सरकार नॉर्मल कंडीशन को छोड़कर, जैसे नॉर्मल कंडीशन है तो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन जैसे विदेशी आक्रमण, आपातकाल या किसी अन्य स्थिति में सरकार मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। विशेष कंडीशन जैसे मार्शल लॉ है, आपातकाल है, विदेशी आक्रमण है, तब कर सकती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इन मौलिक अधिकारों को कोई भी इनका हनन नहीं कर सकता है, इनको हमसे नहीं छीन सकता है। तो उसके लिए क्या है, ये समझ, यदि छीनती है तो छठवां है संवैधानिक उपचार। और इसमें आर्टिकल कौन है? इसमें अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 जी इनका सबका अलग रहता है। अनुच्छेद 32 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है। सर्वोच्च न्यायालय सीधा आदेश देता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या? 5 प्रकार की। किसके अंदर? अनुच्छेद 32 का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वो रिट मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट। और कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इसे अंग्रेजी में हाई कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट इसे उच्च न्यायालय। इसके अनुच्छेद कितने में जी? अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब हमने देख लिया कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार, अनुच्छेद 32 से 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सी हैं।
जो आप देख सकते हैं। तो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं देखिए। कौन सा है? मौलिकता का नंबर 6। मौलिकता का नंबर कौन सा है? 6। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद कितने है? 32। अनुच्छेद कितना है? 32 है। ये आर्टिकल 32। तो 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि इनके मौलिक अधिकारों का कोई हल नहीं कर सकता, उनकी रक्षा करता है। 5 प्रकार की रिट यानी आदेश जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट आदेश जारी करता है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। दूसरी कौन है? परमादेश। तीसरी कौन है?